हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। सैप डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएफएफ की, यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की, और हम बात करेंगे तिब्बत की, क्योंकि तिब्बत का कनेक्शन एसएफएफ से ही है। और आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि इन दोनों का कनेक्शन कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएफएफ का गठन 1962 में ही हो गया था, जब हम चीन से युद्ध हार गए थे। यानी अक्टूबर 1962 को हम युद्ध हारे थे और नवंबर 1962 को इसका गठन हो गया था। तब आईबी के चीफ श्री बीएन मलिक ने इसके लिए पैरवी की थी, इसके लिए लॉबिंग की थी कि अगर एसएफएफ का गठन नहीं होता है तो भविष्य में चीन दोबारा अटैक कर सकता है और हमारी पीठ में छुरा भोंक सकता है। इसके अलावा एसएफएफ और भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें तिब्बती आर्मी के जवान होंगे और इसीलिए हम चीन को उसी के भाषा में जवाब दे सकते थे। नेहरू जी के ये बात समझ आई और इसीलिए उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी और तब जाकर एसएफएफ का गठन हो पाया था। लेकिन दोस्तों, हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये दोनों वही शख्स हैं जिन्होंने 1962 का युद्ध भी हरवाया था, क्योंकि ये वही बीएन मलिक हैं जिन्होंने नेहरू जी को कहा था कि अगर हम भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करेंगे तो चीन दिल्ली में बॉम्बिंग कर सकता है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि इन दोनों ने अपने ज़िंदगी का कोई बेहतरीन काम किया होगा तो वो एसएफएफ का गठन था। एसएफएफ एक सीक्रेट फोर्स है, एक एलीट फोर्स है, और इसीलिए इन्होंने 1964 में यह पता लगा लिया था कि चीन अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने वाला है, और ठीक 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। इसके बाद 1971 में इन्होंने अपना कारनामा दिखाया, जब भारत पाकिस्तान युद्ध में ये मिजोरम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश के चिट्टागोंग हिल्स के एरिया पे इन्होंने अटैक किया था। तब 3000 एसएफएफ के जवानों ने AK-47 और कार्बाइन से लैस होकर चिट्टागोंग हिल्स के एरिया पे कब्जा किया था। उस समय पहली बार इस टीम को एक डैपन ने लीड किया था, डैपन जिसे हम हिंदी में ब्रिगेडियर कहते हैं। उस चिट्टागोंग हिल्स के कब्जे के बाद पाकिस्तानी सेना की हालत ख़राब हो गई और वो भूटान की तरफ भागने लगे, लेकिन एसएफएफ ने उनका रास्ता वहाँ भी ब्लॉक कर दिया। और तब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह भारत के लिए और एसएफएफ के लिए बहुत बड़ी जीत थी। एसएफएफ ने इसके अलावा और कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार भी है, जब इन्होंने आतंकवादियों को गोल्डन टेम्पल से निकाला था, यानी गोल्डन टेम्पल को मुक्त कराया था आतंकवादियों से। चूँकि यह एक एलीट फोर्स है और ये सीक्रेट फोर्स है, इसीलिए ये डायरेक्ट रॉ के अंडर में काम करती है और पीएमओ के अधीन है। चीन के बारे में इनका कहना है कि हम हैं विकासी, चीन ने हमसे तिब्बत छीना और हमें अपने घर से भगा दिया, पर भारत ने हमें अपने परिवार की तरह रखा। एक दिन, ज़रूर एक दिन हम चीन को सबक सिखाएंगे, और उन्हें यह सबक सिखाना भी चाहिए क्योंकि उनका जन्म, उनका गठन इसी मकसद से हुआ था। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इतिहास पर नज़र डालते हैं कि चीन ने तिब्बत पे 1912 से ही अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया था, पर किसी भी देश ने इसकी मान्यता नहीं दी, और इसीलिए बौखला कर अंत में चीन ने 1950 में तिब्बत में अटैक कर दिया था। तब एक भयानक युद्ध हुआ था, जो कि एक कैम्डो एक जगह है, वहाँ पर हुआ था, इसीलिए इसे बैटल ऑफ कैम्डो कहा जाता है। बैटल ऑफ कैम्डो में तिब्बत की सेना हार गई थी क्योंकि उनके पास संख्या कम थी, वो 8500 थे और चीन के पास 40,000। इसके अलावा तिब्बती आर्मी के पास ना तो मशीन गन थी, ना टैंक्स थे और ना ही तोपें। तो इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा और 3000 से भी ज़्यादा जवान मारे गए थे, और अंत में इन्होंने चीनी पीएलए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1950 की जीत के बाद इनके हौसले बुलंद हो गए, और इसीलिए इन्होंने 1951 को एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट तैयार किया, जो बिल्कुल इलीगल था और अनएक्सेप्टेबल था हम सब के लिए और तिब्बत के लिए भी। पर चूंकि दलाई लामा तिब्बत में ही थे और वो देश छोड़कर नहीं भागे थे, इसीलिए उन्होंने इसकी सहमति दे दी थी। तब से लेकर आज तक तिब्बत में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है। भारत ने भी दलाई लामा को संरक्षण दिया, आश्रय दिया, तिब्बतियों को आश्रय दिया, इसीलिए कि एक दिन तिब्बत आज़ाद होगा। तिब्बत में प्रदर्शन हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और इसका उदाहरण हमें 2011 में देखने को मिला, जब एक अजीबोगरीब
प्रदर्शन की शुरुआत हो गई जब वहाँ पे लोगों ने सेल्फ इमोलेशन शुरू कर दिया, यानी आत्मदाह। और 2011 से 2013 के बीच में 100 से भी ज़्यादा लोगों ने आत्मदाह कर लिया, जिसमें तिब्बती लोग और तिब्बतियन मॉन्क्स भी थे। अब इन तस्वीरों में उन्हें देख सकते हैं। और अंत में दलाई लामा के रोकने से यह रुका था, क्योंकि उनका कहना था कि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी तिब्बत की आज़ादी के बारे में, और मैंने कहा था कि इसके लिए TLA का गठन ज़रूरी है। TLA यानी तिब्बत लिबरेशन आर्मी। अगर तिब्बत लिबरेशन आर्मी का गठन हो जाता है और वो फ्रंट में चाइनीज़ PLA का सामना करते हैं, तो पूरी गोपनीयता बरतते हुए SFF पीछे से उनका सफाया कर सकती है। यानी अगर इन दोनों का साथ हो जाए तो तिब्बत की आज़ादी संभव है। अगर SFF बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुक्ति वाहिनी को खड़ा कर सकते हैं और बांग्लादेश को आज़ाद करा सकते हैं, तो फिर ये अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता है कि ये एक जाबाजों की फ़ौज है, और इसलिए इसका उदाहरण अभी हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला, जब इन्होंने पैंगोंग लेक से चीनी सेना को फिर खदेड़ दिया और तकरीबन कई पहाड़ की चोटियों पे भारतीय सेना का कब्जा हो गया, जिसमें ब्लैक टॉप भी है और रेकिन टॉप भी है और हुनान कोस्ट के कई पहाड़ों की चोटियां हैं। तो हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों कि इन्होंने भारत के लिए काफ़ी बलिदान दिया है, और इनके बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। और तभी हम तिब्बत को भी आज़ाद करा पाएंगे और अक्साई चीन वापस आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।